हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बीएसटीसी एंड पीटीईटी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जयगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी है बयाना दुर्ग में और ऑप्शन डी है विजय मंदिर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है बयाना दुर्ग में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोटा में, ऑप्शन बी है बूंदी में, ऑप्शन सी है जयपुर में और ऑप्शन डी है झालावाड़ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। तो यहां पर देखो सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जयसिंह द्वारा, ऑप्शन बी है लालचंद उस्ता के द्वारा, ऑप्शन सी है रतन सिंह के द्वारा और ऑप्शन डी है हरि सिंह के द्वारा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी बताया है उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि हवा महल का डिजाइन तैयार किया था लालचंद उस्ता ने। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है जयपुर जिले से, ऑप्शन बी है अजमेर जिले से, ऑप्शन सी है अलवर जिले से और ऑप्शन डी है जोधपुर जिले से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर जिले से जुड़ा हुआ है। तो पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो याद रखना बम नृत्य अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा
और ऑप्शन डी है चित्तौड़। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो, जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट बॉक्स के अंदर ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान का सवाई माधोपुर जो स्थान है ये प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि कुदरत सिंह को राजस्थान की जो मीनाकारी हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मीनाकारी हस्तकला है इसमें योगदान देने के कारण इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन बी है विधान परिषद के प्रति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के प्रति और ऑप्शन डी है राज्यपाल के प्रति। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें के अंदर है ऑप्शन ए, यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला शासक था। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शिवाजी एवं अन्य किस शासक के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शिवाजी एवं जयसिंह प्रथम के मध्य में हुई थी पुरंदर की संधि। और एक प्रश्न और भी बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो याद रखना 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी पुरंदर की संधि, ठीक है। और किन किन के मध्य हुई थी ये भी आप याद रखना, शिवाजी एवं जयसिंह प्रथम के मध्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है गलियाकोट में, ऑप्शन बी है सलेमाबाद में, ऑप्शन सी है नारायणा में और ऑप्शन डी है रैण में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ स्थित है सलेमाबाद में। ये सलेमाबाद स्थित है आपका अजमेर जिले के अंदर, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोटा की, ऑप्शन बी है उदयपुर की, ऑप्शन सी है झालावाड़ की और ऑप्शन डी है अजमेर की। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि धींगा गणगौर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थियों को करेक्ट आंसर बताना है क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भांडासा जैन मंदिर के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन ए है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी है महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन सी है महाराणा अमीर सिंह द्वितीय के शासनकाल में, और ऑप्शन डी है महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है? तो यहाँ पर देखो 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव जो महाराणा अमर सिंह है इनके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है कलकत्ता में, ऑप्शन सी है मुंबई में, और ऑप्शन डी है नागपुर में। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 14वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन ए है 1564 में, ऑप्शन बी है 1556 में, ऑप्शन सी है 1562 में, और ऑप्शन डी है 1560 में। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सोमेश्वर के काल का, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज के काल का, ऑप्शन सी है हरिराज के काल का, और ऑप्शन डी है अजय राज के काल का। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? तो यहाँ पर देखो 16वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो बिजोलिया शिलालेख है ये सोमेश्वर चौहान शासक के काल का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो याद रखना जो ये बिजोलिया शिलालेख है ये अजमेर के जो चौहान वंश के शासक थे उनकी जानकारी देता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? ऑप्शन ए है मालदेव, ऑप्शन बी है वीरमदेव, ऑप्शन सी है कन्नड़देव, और ऑप्शन डी है सातलदेव। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक था सातलदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है पार्वती नदी, ऑप्शन बी है परवन नदी, ऑप्शन सी है सीप नदी, और ऑप्शन डी है अनास नदी। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखो 18वें के अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है अनास नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है भूरी मिट्टी, ऑप्शन बी है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी है सीरोजा मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल लोम मिट्टी। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले, इनके अंदर सीरोजम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? ऑप्शन ए है ग्लूंड, ऑप्शन बी है जोधपुरा, ऑप्शन सी है नगरी और ऑप्शन डी है बरोर। तो इन चारों स्थलों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जोधपुरा स्थल बसा हुआ है। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो काफी बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो याद रखना जो जयपुर के अंदर सेवर की पहाड़ियां हैं, उन सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जीके के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 16+ % सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।